आरपीओ क्लास में मैं प्रदीप सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, वह भी 60,000 से ऊपर की वैकेंसी है और यह पहली बार इतनी सारी वैकेंसी आई हुई है। ऐसे में आपकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए एक सीट पक्का करने के लिए, और इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी दिया जाएगा वह, जैसा कि आप हमारे पीछे आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड ही है, लेकिन इस व्हाइट बोर्ड यानी हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन इसी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हमें आपको जो भी यूपी पुलिस के हिंदी का, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का जो भी कंटेंट है, जो भी सिलेबस में दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। आपको एक सीट अगर पक्का करना है तो ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि आपकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए, और रणनीति के साथ साथ आप जो भी मैटर पढ़ें वह मैटर बहुत सटीक होना चाहिए और एक बार में ही उसे समझने योग्य होना चाहिए, यानी आप उसे समझ सकें, एक ही बार में समझ सकें और फिर वह कंसेप्ट परीक्षा कक्ष में लागू भी कर सकें। इसीलिए आप जो भी चैनल से पढ़ रहे हैं, चाहे वह हमारा चैनल हो जाए या फिर अन्य कोई चैनल, जो भी आपको ठीक लगे उस चैनल के माध्यम से एकदम सटीक सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। आपको एक सीट लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताता हूं कि आपको जो भी हम कंटेंट देंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग के साथ साथ वह समझने योग्य रहेगा, और एक ही बार में जो आप बहुत सारे किताबों को आप पढ़ के देखे होंगे या फिर समझ नहीं पाए होंगे मैटर को, उस मैटर को मैं मात्र 5 मिनट या फिर उससे कम के समय में लेकर के आपको समझा दूंगा। वह चाहे रीजनिंग का हो या हिंदी का हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आपको जब चांस मिला हुआ, इतने वर्षों के बाद पुलिस की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा संख्या में आई हुई है, तो अपने हाथ से बिल्कुल जाने मत दे। और ऐसे में अगर आप हड़बड़ाहट के साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप समस्या में आ जाएंगे। इसलिए आप अपने पढ़ाई को टाइम टेबल के तहत एकदम फिक्स करें और 8 से 10 घंटे की पढ़ाई का टाइम टेबल फिक्स करें, क्योंकि समय बहुत कम है, जैसा कि आप जानते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप लोग फॉर्म भी डाल दिए होंगे। समय बहुत कम है परीक्षा के लिए, विषय आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है, वह चाहे रीजनिंग का हो जाए, हिंदी का हो जाए या अन्य विषय के हो जाए। तो ऐसे में आपकी पढ़ाई बहुत सही दिशा में होनी चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि यदि मेरे साथ आप जुड़ते हैं, आपको हर एक कंटेंट में अच्छा दूंगा, और भी 30 दिन के अंदर सारे सिलेबस की बिल्कुल से मेन कंटेंट को दे देंगे, जिससे आपको परीक्षा में हर कोई सवाल आपको टच करेंगे और आपको वह क्वेश्चन आएगा भी, अगर ध्यान से चैनल को, वीडियो को देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस बात से सहमत होंगे
और वीडियो को आप एक बार पूरा देख लें, फिर आपको विश्वास होगा कि हाँ मैटर हमको सही मिल रहा है। और मैटर अगर आपको सही मिल रहा है तो पढ़ाई अपना जोरों पे लगा दीजिए, क्योंकि एक सीट मुझे क्या करना है, पक्का करना है। तो एक सीट अपना पक्का करने के लिए चैनल के जितने भी वीडियो हम डाल रहे हैं, दे रहे हैं आपको, उसको आप जरूर देखें और एकदम जोश के साथ इस ठंडी में, बिल्कुल ठंडी को इग्नोर करते हुए और उससे बचते हुए भी, ठंडी से बचते हुए भी तैयारी को एकदम जोरों पे करिए, जिससे आपकी एक सीट पक्की हो जाए। आइए, जैसा कि हम आज की टॉपिक जो शुरुआत करने जा रहे हैं वह हिंदी का एक टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यह टॉपिक लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन हम ऐसा कोशिश करेंगे कि आपको यह दिक्कत ना होने पाए। तो जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में हमारे देख रहे हैं, वॉच यानी वॉइस को आज हम पढ़ेंगे और बहुत कम समय में आपको वॉइस को हम सिखाते हैं कैसे करना है। आप सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि 3 उदाहरण हम दिए हैं आपको, और 3 उदाहरण है जैसे अनुभा पुस्तक पढ़ती है, दूसरा अनुभा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, और तीसरा एक उदाहरण है उससे पुस्तक पढ़ा नहीं जाता। अब आप जानते हैं कि यह पूरा क्या है, एक वाक्य है। यह भी क्या है, एक वाक्य है, और यह भी एक वाक्य है। और वाक्य में हम जानते हैं उसमें कर्ता रहता है, क्रिया रहता है, कर्म रहता है और सी चीज़ें रहती है उसमें, सहायक क्रिया या फिर और चीज़ भी रहती है उसमें। अब देखिएगा, एक वाक्य है, वाक्य की अगर हम इसमें कर्ता की बात करें तो कर्ता अनुभा हो जाएगी, क्रिया क्या हो जाएगी, इसमें पढ़ती है, इसमें भी देख क्रिया क्या हो जाएगा, पढ़ी गई, और इसमें पढ़ा नहीं जाता। अब ध्यान दीजिएगा, क्रिया के ऊपर केवल हम देखें, ये जो क्रिया है, ये जो क्रिया है, अब इस क्रिया के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो इस क्रिया में रूपांतरण हुआ है। यहाँ पढ़ती है और यहाँ पढ़ी गई, और यहाँ पढ़ा नहीं जाता। यहाँ क्रिया का रूपांतरण है, और क्रिया रूपांतरित जब हो जाती है तब या तो क्रियाकर्ता के बारे में बात कही गई, या क्रिया से पता लग रहा है कि कर्म के बारे में कहा जा रहा है, या क्रिया से पता लग रहा है कि भाव के बारे में कहा जा रहा है। यानी क्रियावाच्य क्या है, क्रिया का रूपांतरण है, जिससे ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता के बारे में, कर्म के बारे में या भाव के बारे में कहा गया है। यानी वाक्य में किसके बारे, इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया है, अनुभा के बारे में कहा गया है। जिससे अनुभा पुस्तक पढ़ती है। अब पढ़ती है, कौन पढ़ती है, यानी क्रिया के साथ आप प्रश्न पूछिए, कौन पढ़ती है। यहाँ कौन शब्द लगाइए, कौन पढ़ती है। तो अगर पढ़ती है कौन, पुस्तक पढ़ती है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, अनुभा कर रही है। यानी कर्ता इसमें प्रधान हुआ। यानी पढ़ती है तो पढ़ेगी कौन, कोई कर्ता तो पढ़ेगा, कोई कर्ता ही पढ़ेगा। यानी पढ़ती है, कर्ता के बारे में यहाँ का बात हो रही है। इस वाक्य में कर्ता के बारे में बात हो रही है, लेकिन कौन बता रहा है, क्रिया बता रहा है। यानी क्रिया ही क्या बता रहा है, किसमें प्रधान क्या है,
करता है, और इसीलिए यह क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य। इसीलिए क्या हो जाएगा ये, कर्तवाच्य। यानी वाक्य में जब, अब परिभाषा के ऊपर हम अगर आ जाएं, देखिए क्रिया का रूपांतरण, देखिए क्रिया का वह रूपांतरण, देखिए क्रिया का वह रूपांतरण जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता, यानी इस वाक्य में कौन प्रधान है, यानी किसके बारे में कहा गया है। तो इसमें किसके बारे में कहा गया है, कर्ता के बारे में कहा गया, और इसमें किसके बारे में कहा गया है, कर्म के बारे में कहा गया, और इसमें किसके बारे में कहा गया है, भाव के बारे में कहा गया है। यानी उससे पुस्तक पढ़ा नहीं जाता, यानी उसके अंदर भाव ये उत्पन्न हो रहा है, वह उसके अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है कि उससे पुस्तक नहीं पढ़ा जा रहा है, इसलिए भाववाच्य होगा। ठीक है, पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई, अगर हम प्रश्न पूछें क्या पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, इसका फल कहाँ पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए कर्मवाच्य होगा। पढ़ी गई तो क्या पढ़ी गई, ऐसे प्रश्न करिएगा, क्रिया के साथ प्रश्न करिएगा, क्या पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई। या पढ़ी गई इसका मतलब कि अनुभव तो पढ़ी नहीं गई होगी, कोई पुस्तक ही पढ़ी गई होगी, या कोई पत्र पढ़ा गया होगा, या कोई लेख पढ़ा गया होगा। अनुभव तो नहीं पढ़ी गई होगी, क्योंकि अनुभव एक कर्ता है, यानी पढ़ने वाली, यानी पढ़ने का कार्य कर रही है अनुभव। तो इसका मतलब कि पुस्तक कर्म हुआ, कर्म। तो ये देखिए क्रिया ही बता रही है कि इसमें प्रधान क्या है। आप क्रिया को सीधे सीधे पकड़ लीजिए, क्रिया को आप पकड़ लेंगे तो मालूम हो जाएगा कि वाक्य में क्या प्रधान है, कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। अगर कर्ता प्रधान है तो क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा, यानी कर्तवाच्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए कर्तवाच्य हो जाएगा। लेकिन अगर कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, भाव प्रधान है तो भाववाच्य हो जाएगा। कितना आसान है। उदाहरण के ऊपर एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट को मुझे क्लियर केवल कराना है। एक उदाहरण ही आप अगर सीख गए तो जितने भी उदाहरण हैं सब कर ले जाएंगे। हम आपको 50 उदाहरण बता दें, लेकिन कंसेप्ट क्लियर ना हो आप कैसे कर पाएंगे। इसीलिए इस चैनल के माध्यम से केवल कंसेप्ट क्लियर होगी, क्योंकि मुझे एक सीट पक्का करना है। इसलिए खूब ध्यान से देख ले, केवल एक बार 5 मिनट ध्यान दे दे वीडियो पे, दिक्कत नहीं होने वाली है। आप पढ़िएगा ध्यान से। अनुभव पुस्तक पढ़ती है, क्रिया क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने के ऊपर प्रश्न पूछ लीजिए, कौन पढ़ती है। तो कौन पढ़ती है, अनुभव कि पुस्तक पे आएगा। कौन पढ़ती है, अनुभव पढ़ेगी, और इसलिए हो जाएगा ये क्या, ये क्या हो जाएगी, कर्तवाच्य हो जाएगी। यानी कर्ता की प्रधानता है इसलिए कर्तवाच्य हो जाएगी। अनुभव द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अगर यहाँ एक चीज और आसान है, यानी कर्मवाच्य की पहचान के लिए से या द्वारा अगर यहाँ लगा हो, यानी कर्ता के बाद अगर से या द्वारा शब्द हो तो आप सीधे सीधे पहचान लेंगे कि क्या होगा, ये कर्मवाच्य होगा। बहुत ही आसान, क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। तो इस तरीके से आप अगर से या द्वारा देखते हैं तो इसे तो आप इसका निपटारा हो जाएगा, दिक्कत नहीं। से या द्वारा अगर होता है तो इसकी निपटारा हो जाएगी। यानी कहने मतलब कि कर्मवाच्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर यह ना मालूम हो तो मैंने तो बता ही दिया, कर्ता
अब कर्ता यहाँ प्रधान है, लेकिन हम कहाँ से पता लगाए? क्रिया से। क्रिया, अब देखिए क्रिया का रूप परिवर्तित हुआ तो मालूम चल गया कि वाक्य में कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है कि भाव प्रधान है, वही वाच्य कहलाता है। यानी परिभाषा एक बार देखिएगा, क्रिया का वह रूपांतर जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। बहुत आसान सी लैंग्वेज में। तो इस तरीके से ये उदाहरण हुआ। अगर हम और कोई उदाहरण लें तो आप यहां देखिएगा, अगर क्रिया में कौन शब्द से प्रश्न पूछ ले, कौन पढ़ती है, यहां क्रिया के साथ हम क्या लगा दें? कौन। देखिए कौन पढ़ती है, आ गया अनुभव। अनुभव मतलब कर्ता, और कर्ता मतलब हो गया कर्तवाच्य। अब यहां देखिएगा, क्या पढ़ी गई, यहां क्या लगा दीजिए? क्या पढ़ी गई, यहां लगा देते हैं क्या पढ़ी गई। क्या पढ़ी गई? अनुभव पढ़ी गई? बताइए, अनुभव पढ़ी गई? नहीं, पुस्तक पढ़ी गई, या अखबार पढ़ा गया, या कोई लेख पढ़ा गया, ये चीज होना चाहिए। तो अगर क्या पढ़ी गई? पुस्तक, पुस्तक मतलब कर्म, तो कर्मवाच्य हो गया। यहां देखिए, उससे पुस्तक पढ़ा नहीं जाता, भाव उत्पन्न हो रही है, उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, भावना उत्पन्न हो रही है। अरे भाई, उससे पुस्तक नहीं पढ़ा जा रहा, तभी तो कह रहा है। उसके अंदर ये भावना उत्पन्न हुई कि मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, अब तभी तो उससे पुस्तक पढ़ा नहीं जाता। यहां एक भाव उत्पन्न हो रही है, इसलिए यह भाववाच्य होगा। मुझे उम्मीद है कि बढ़िया से आप समझ पाए होंगे। एक उदाहरण और लेते हैं हम। रचना पुस्तक, रचना पुस्तक, रचना पुस्तक रचती है। अब क्रिया क्या है? रचना है। रचना तो ये एक महिला का नाम है, लड़की का नाम है। तो रचना, देखिए यहाँ रचना तो क्रिया जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ रचती है, यही क्रिया है। तो कौन रचती है? कौन प्रश्न लगाएंगे? तो रचना रचती है। और यह क्या है? कर्ता है, इसलिए कर्तवाच्य हो जाएगा। अगर हम बना दें, इसी को हम बनाएं कर्मवाच्य बनाना चाहे, इसी को हम कर्मवाच्य बनाना चाहे, तो लिख दें रचना से लगा दें या द्वारा लगा दें। रचना से पुस्तक रची गई। अब देखो, क्या रची गई, यहां लगाइएगा। क्या रची गई? पुस्तक रची गई, यानी कर्म में यहां प्रधान हो रही। इसका फल कहां पड़ रहा है? इस क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए कर्मवाच्य होगा। अब अगर हम इसी को भाववाच्य बनाएं तो उससे पुस्तक रचा नहीं जाता, उससे पुस्तक रचा नहीं जाता। अब एक वाक्य है, उस वाक्य को हम, जो कि कर्तवाच्य था, कर्ता प्रधान था, उसको हमने कर्म प्रधान बना दिया और फिर भाव प्रधान बना दिया। यानी जो कर्तवाच्य था को हम क्या बना दिए? कर्मवाच्य बना दिए, और इसके बाद में बना दिए भाववाच्य। अब परीक्षा में अगर आ जाए
परिभाषा तो बहुत कम ही पूछता है, लेकिन यह पूछता है कि वाच्य के कितने भेद। तो वाच्य के 3 भेद। कौन सा? कर्तवाच्य, दूसरा हो जाएगा कर्मवाच्य और तीसरा हो जाएगा भाववाच्य। यानी जिसमें कर्म प्रधान हो वह कर्मवाच्य होगा, जिसमें कर्ता प्रधान हो वह कर्तवाच्य होगा, और इसके बाद में जिसमें भाव की प्रधानता होगा भाववाच्य होगा। तो एक टॉपिक और कम से कम आपके परीक्षा में एक प्रश्न, कम से कम एक प्रश्न, मैक्सिमम 2 प्रश्न यहाँ से आना निश्चित रूप से आएगा। यहाँ से अगर एक प्रश्न आता है उसे आप सही कर ले जाते हैं तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाता है। अगर 2 प्रश्न आते हैं इसे आप सही कर ले जाते हैं तो 4 नंबर फिक्स हो जाता है। अगर आप 2 नंबर फिक्स करते हैं तो कम से कम 10,000 बच्चों को आप पीछे छोड़ जाते हैं, यानी आगे हो जाएंगे। अगर यही आप इतना तो 20,000 बच्चों को कम से कम आप पीछे छोड़ देंगे, यानी आगे हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अब वाच में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका उत्तर आपको ज़रूर हम देंगे। हम एक अगले वीडियो के साथ आएंगे, आपको एक अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। जैसे हमने वाच्य को लाया, इसी तरीके से हिंदी के और टॉपिक आएंगे, आपको रीजनिंग के आपको टॉपिक मिलेंगे, मैथ के सभी टॉपिक को आपको बिल्कुल इजी वे में बताएंगे। एक ही वीडियो में पूरे और बहुत कम समय का वीडियो रहेगा, उसमें आपकी जो भी टॉपिक रहेगा क्लियर करके देंगे, क्योंकि आपको एक सीट मुझे पक्की करानी है। और इसके लिए जब आप तैयार हो जाएंगे तो मुझे भी इसकी खुशी मिलेगी। और एक दिन जब आएगा जब आप परीक्षा में पास होंगे, मेरे स्टूडेंट परीक्षा में पास होंगे, तो उससे ज़्यादा गर्व की और क्या बात होगी मुझे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें।